नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अंत में माइकल ने फैसला किया कि यह एक ऐसा विषय है जिसकी गहराई से पड़ताल करना उचित है, लेकिन अभी नहीं। बाद में जेस्टर के विश्लेषण की हर परत को बारीकी से जांचने, परीक्षण करने और ये देखने का समय होगा कि उसके शरीर की विचित्र क्षमता को कितनी हद तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल यह उनकी क्षमताओं के बढ़ते हुए म्यूजिक में एक और पहेली का टुकड़ा बना रहेगा। फिर भी वह इतना तो समझ गया था कि यह विषय अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसे और जेस्टर को इस बारे में फिर से बात करनी होगी। बेहतर होगा कि तब जब अनिश्चितताएं कम हो और जवाब ज्यादा हो। हालांकि इस समय माइकल का ध्यान पूरी तरह से किसी और चीज पर केंद्रित था। एक और वस्तु, एक और संभावित परियोजना, भुला दिए गए व्यक्ति का क्षतिग्रस्त ताबूत। क्या आप भी गुरुजी हैं? हाँ, आप बेहोश क्यों हो गए? तारांकन, लगता है इसमें थोड़ा समय लगेगा। ऑरोरा में वापस आकर माइकल ने हल्के से भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया, जबकि उसका दूसरा शरीर विशाल ताबूत को परिष्कृत करने में लगा हुआ था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। 3 सितारा एपिक ग्रेड की वस्तु प्राप्त करना भाले को परिष्कृत करने की तुलना में बिल्कुल अलग अनुभव होना ही था। वहां धीमी परिष्करण प्रक्रिया की देखरेख करने के अलावा और कुछ खास काम न होने के कारण माइकल ने अपना ध्यान वास्तविक दुनिया में अपने शरीर पर वापस केंद्रित कर लिया। सौभाग्य से उनके आगे की कतार काफी छोटी हो गई थी और जल्द ही उनकी बारी भी आ जाएगी। कुछ ही मिनटों बाद माइकल को कॉलेज की परीक्षाओं में भाग लेने वाले कई अन्य अवेकनरों के साथ हॉल में प्रवेश करने के लिए आगे बुलाया गया। अंदर जगह को फिर से व्यवस्थित किया गया था, जो अब सुपर एसोसिएशन शाखा के स्वागत क्षेत्र से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। कमरे को कई विभाजनों से विभाजित किया गया था, जिससे बूथ जैसे स्टेशन बन गए थे जहां परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की प्रक्रिया की जा रही थी। एक परिचारक ने माइकल को एक बूथ में जाने का इशारा किया। अंदर एक महिला एक आकर्षक डेस्क के पीछे बैठी थी। उसकी नजर अपने होलोग्राफिक सिस्टम के तैरते हुए डिस्प्ले पर टिकी हुई थी। उसने ऊपर की ओर देखा, उसे विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया और फिर समय बर्बाद किए बिना अपने प्रश्न पूछने लगी। आपका नाम क्या है? उसने पेशेवर लेकिन विनम्र लहजे में पूछा। माइकल नॉर्मन, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। उसने सिर हिलाया और टाइप करना शुरू कर दिया। होलोग्राफिक सिस्टम की हल्की सी गूंज छोटे से बूथ में गूंज रही थी। ऊपर देखे बिना उसने डेस्क में लगे एक छोटे स्कैनर की ओर इशारा किया। अंगूठा कृपया। माइकल ने अपना अंगूठा पैड पर रखा और जैसे ही उसने उसके फिंगरप्रिंट को स्कैन किया और डेटा उसकी फ्लोटिंग डिस्प्ले पर चमकने लगा, उसे हल्की गर्माहट महसूस हुई। कुछ सेकंड बाद उसने आखिरकार ऊपर देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। उसकी मुस्कान, जो पहले से ही मनमोहक थी, अब और भी अधिक चमकदार हो गई थी और उसका लहजा कुछ क्षण पहले की तुलना में हल्का और अधिक मिलनसार था। माइकल ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हुए इस बदलाव का कारण क्या था। उसे यह नहीं पता था कि उन कुछ सेकंडों के अंतराल में उसने एक अवेकनर के रूप में उसका सत्यापन पूरा कर लिया था और उसका स्तर भी देख लिया था। स्तर 40। उनकी हैरानी पेशेवर शिष्टाचार के पीछे छिपी हुई थी, लेकिन मन ही मन वे प्रभावित थी। स्तर 40 बहुत ऊंचा था। उन्हें संदेह था कि इसके बाद उनके दोबारा मिलने का ज्यादा मौका मिलेगा, लेकिन अच्छा प्रभाव छोड़ने में कोई बुराई नहीं थी। अगर उसे पता होता कि माइकल को होश आए हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, तो शायद वह सिर्फ मुस्कुराने से कहीं ज्यादा कुछ करती। चाहे वह मुस्कान प्रशंसा की होती, जिज्ञासा की या कुछ और ही होती, यह एक अलग बात थी। मैं देख सकती हूँ कि आपने हाल ही में अलौकिक शाखा के साथ अपनी स्थिति अपडेट की है, उसने अपनी डिस्प्ले पर नजर डालते हुए कहा। इसका मतलब है कि आज किसी और मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में संतुष्टि झलक रही थी। उसे खुशी थी कि उसने कल उस अपडेट को निपटाने के लिए समय निकाला था। उस समय तो यह एक मामूली काम लग रहा था, लेकिन अब इससे उसके कीमती मिनट बच रहे थे। वह थोड़ा पीछे झुक गया, अधिक सहज महसूस करते हुए। उसका मन क्षण भर के लिए उस ताबूत की ओर चला गया जो अभी भी अरोरा में तैयार हो रहा था। लेकिन उस महिला ने उसका ध्यान फिर से अपनी ओर खींच लिया। उसकी आवाज स्पष्ट और पेशेवर थी। अब उसने आगे कहा, मैं अगले दौर की विषय वस्तु समझा देती हूँ। उसके लहजे में सूक्ष्म बदलाव आया। अब भी विनम्रता थी, लेकिन निर्देशों को पढ़ने वाले व्यक्ति की औपचारिकता झलक रही थी। होलोग्राफिक डिस्प्ले की हल्की चमक उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी जब उसने उसे आगे क्या होने वाला है इसका विवरण देना शुरू किया। उन्होंने कहा, इस दौर का प्रसारण जनता के लिए किया जाएगा। इससे माइकल के चेहरे पर हल्की सी हैरानी झलक गई। इसलिए नहीं कि यह अकल्पनीय था, उसने पहले ही इस संभावना पर विचार कर लिया था, बल्कि इसलिए कि अब इसकी पुष्टि हो गई थी। फिर भी उसका चेहरा शांत बना रहा और जैसे जैसे वह बोलती रही, उसके विचार पीछे छूटते चले गए। अगला चरण वर्चुअल स्पेस में होगा, उसने समझाया। उसकी नजरें पल भर के लिए डिस्प्ले पर पड़ी और फिर वापस उसकी ओर मुड़ गईं। वहां जो कुछ भी होगा वह इस दौर का दूसरा भाग होगा, जो हमने अभी अभी पूरा किया है उस मूल्यांकन के बाद होगा। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया और जानकारी को मन में संजो लिया। सार्वजनिक प्रसारण का मतलब सिर्फ प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा था। इसका मतलब था अलौकिक दुनिया पर ध्यान देना और उसे सबके सामने लाना, जो हाल तक अरोरा में काफी दुर्लभ था। वह महिला उसके मन के विचारों से अनभिज्ञ प्रतीत हो रही थी। उसका पेशेवर लहजा अटल था, क्योंकि वह बारीक विवरणों की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही थी। मुझे वर्चुअल स्पेस में क्या होगा इसकी सटीक जानकारी नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया। उनकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई, मानो वह लोगों की उम्मीदों को कम करना चाहती हो। वह जानकारी आपको अंदर पहुंचने के बाद ही मिलेगी।
लेकिन मुझे इतना पता है, उन्होंने आगे कहा कि यह वर्चुअल स्पेस फेडरेशन की देखरेख में होने वाली पूरी कॉलेज परीक्षा को कवर करेगा। उसकी नजरें पल भर के लिए उससे मिली, फिर उसने वापस अपने डिस्प्ले पर ध्यान केंद्रित कर लिया। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपने देश के प्रतिभागी ही नहीं दिखेंगे, आपको दूसरे देशों के उम्मीदवारों का भी सामना करना पड़ेगा। वे इसे कैसे संचालित करेंगे यह मैं नहीं कह सकती, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये सुनकर माइकल की निगाहें और भी पैनी हो गईं। तो मामला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय था। इससे चुनौती और अवसर दोनों में कई आयाम जुड़ गए। सार्वजनिक प्रसारण के तहत प्रतिस्पर्धा करना एक बात थी, लेकिन विदेशी जागृतिवादियों के बीच प्रतिस्पर्धा करना बिल्कुल अलग बात थी। अभी के लिए मैं बस इतना ही बता सकती हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज फिर से पहले जैसी पेशेवर और शांत हो गई थी। बाहर निकलते ही नीली जैकेट पहने किसी अटेंडेंट को ढूंढ लेना, वे आपको दूसरे सेगमेंट के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र तक ले जाएंगे। माइकल ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर जवाब दिया, धन्यवाद। महिला की मुस्कान में थोड़ी सी गर्माहट आ गई। अगले चरण के लिए शुभकामनाएं श्रीमान नॉमन। मैं कामना करती हूँ कि आप अपनी परीक्षा में सफल हो। मैं इसकी सराहना करता हूँ, माइकल ने जवाब दिया। इतना कहकर वह कुर्सी से उठा और बूथ से बाहर निकल गया। आगे का गलियारा उसकी उम्मीद से कहीं अधिक शांत था, हालांकि अन्य बूथों से आती हल्की फुसफुसाहट अभी भी उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसकी चाल धीमी थी, फिर भी उसका दिमाग उस महिला की कही बातों पर विचार कर रहा था। एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, सार्वजनिक प्रसारण, एक आभासी स्थान। अब माइकल दो बातों को लेकर सोच रहा था। पहली बात तो यह है कि फेडरेशन लाखों प्रतिभागियों के लिए संयुक्त परीक्षा का आयोजन कैसे करने जा रहा था। बेशक लाखों की संख्या साधकों के लिए थी, जागृति प्राप्त करने वाले लोग कहीं अधिक दुर्लभ थे, लेकिन फिर भी उनकी कुल संख्या बहुत अधिक थी। किसी भी वर्ष में यदि किसी विद्यालय में एक भी जागृति प्राप्त करने वाला व्यक्ति पैदा हो जाता था तो इसे सौभाग्य माना जाता था। 3 से अधिक जागृति प्राप्त करना तो वाकई एक दुर्लभ घटना थी। इस साल उनके अपने स्कूल में 7 नए लोगों का जागृत होना लगभग अभूतपूर्व था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य स्कूलों को भी ऐसे ही परिणाम मिले। बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से वैश्विक स्तर पर जागृति लाने वालों की संख्या इतनी कम रही। किसी शहर में अगर नए जागृति लाने वालों की कुल संख्या 50 तक पहुंच जाती थी तो वह साल अच्छा माना जाता था। किसी राज्य के लिए 1000 जागृति लाने वाला साल शानदार माना जाता था, और पूरे देश के लिए माइकल का अनुमान था कि 5000 तो असाधारण ही होंगे। हालांकि सच कहें तो ये संख्या शायद अवास्तविक थी। ऐसे भी साल रहे हैं जब कुछ स्कूलों में एक भी जागृति लाने वाला नहीं था। इन सब बातों के बावजूद दुनिया में जागृत लोगों की संख्या इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। इसी बात ने माइकल को एक पुराने सवाल की ओर वापस खींच लिया, वह सवाल जो उसने अपनी जागृति के ठीक बाद के दिनों में खुद से पूछा था। फेडरेशन में अवेकने की मौजूदा संख्या केवल लगभग 100,000 ही क्यों थी। हाँ, जागृति लाने वाले लोग दुर्लभ थे, लेकिन ये देखते हुए कि संघ के अंतर्गत 2 दर्जन से अधिक देश थे और अलौकिक युग की शुरुआत के बाद से 2 शताब्दियों का विकास हुआ था, क्या यह संख्या कुछ ज्यादा ही कम नहीं थी। शायद ऑरोरा के शुरुआती वर्षों में जागृति प्राप्त करने वाले लोग सचमुच फीनिक्स के पंखों जितने दुर्लभ थे, जो केवल प्राकृतिक संयोग से ही जागृत होते थे। उस समय सफलता की संभावना बढ़ाने वाले कोई उपकरण नहीं थे, लेकिन अब भी जागृति उपकरणों के कारण सफलता दर में सुधार होने के बावजूद उनकी संख्या अभी भी अविश्वसनीय रूप से कम है। या फिर यह कुछ और ही था, क्या कोई ऐसी चीज है जो बड़ी संख्या में अवेकनरों को मार रही है। यह विचार एक परछाई की तरह मंडराता रहा। माइकल का झुकाव बाद वाले विकल्प की ओर था। हालांकि वह अलौकिक शक्तियों की दुनिया में अभी नया ही था, लेकिन वह पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं था। कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में उसे पक्का पता था, ऐसी बातें जो फेडरेशन द्वारा अलौकिक ज्ञान के जानबूझकर दमन के बावजूद हाई स्कूल के छात्रों को भी पता थी। एक तो ऑरोरा एकमात्र दुनिया नहीं थी। वुडस्टोन सिटी छोड़ने के लिए मजबूर करने वाली उस राक्षसी घटना की आग अभी भी उसकी स्मृति में सुलग रही थी। बाहर क्या हो रहा था ये किसे पता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसे क्यों नहीं लगता था कि उत्पत्ति की भूमि में अधिकांश जागृत लोग मर रहे थे। जेस्टर के साथ उनकी पहली मुलाकात के दौरान हुए अनुभव ने उन्हें पहले ही सिखा दिया था कि वहां जागृत लोग अमर नहीं थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह सामान्य बात नहीं थी, कम से कम सबके लिए तो नहीं। हर किसी को इतना दुर्भाग्यशाली नहीं होना चाहिए कि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। फिर भी संभावना बनी रही। क्या होगा अगर किसी समय जागृत व्यक्तियों का अमरता का लाभ अचानक काम करना बंद कर दे। कौन कह सकता है कि कुछ सीमाएं, शक्ति के कुछ स्तर ऐसे जोखिमों से नहीं जुड़े होते जिनसे उनकी तथाकथित अमरता भी सुरक्षा नहीं कर सकती। आखिरकार वह अभी भी केवल एक मामूली रैंक 2 अवेकनर ही था। अगर वह किसी देवता का मुकाबला नहीं कर सकता तो उसे किसी भी बात का यकीन होने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि माइकल के विचार भटक गए थे, लेकिन उसका मूल प्रश्न अभी भी बना हुआ था। आखिर फेडरेशन लाखों प्रतिभागियों को कैसे संभालेगा। उनके अपने अनुमान के अनुसार ये संख्या 3 मिलियन से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज परीक्षा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी किसान नहीं थे। लेकिन फिर भी लाखों की संख्या बहुत बड़ी थी। संघ के अंतर्गत 21 देश थे और प्रत्येक देश का शासन अलग अलग था। कुछ लोग राष्ट्रपति और राज्यपाल वाली प्रणाली का उपयोग करते थे, जो काफी हद तक पृथ्वी के कुछ राष्ट्रों के समान थी, जैसा कि उनकी पिछली दुनिया में था। कुछ अन्य शासन मंत्रियों द्वारा संचालित थे, जहां सत्ता परिषदों और समितियों के हाथों में थी। कुछ राजतंत्र थे, जहां शाही परिवार सीधे राष्ट्र पर शासन करता था। और फिर वे शासन थे जिनमें सांस्कृतिक अर्थों में राजसीपेन था, कुलीन वंश जिनके पास प्रतिष्ठा, धन और प्रभाव था, और शाही परिवार के अलावा वास्तविक शासन शक्ति उन्हीं के पास थी। माइकल का गृह देश वेस्सारा पहली श्रेणी में आता था। ये नामात्र का गणतंत्र था जिसमें निर्वाचित राष्ट्रपति और क्षेत्रीय राज्यपाल होते थे।
प्रत्येक प्रणाली अपने साथ संघ के समक्ष अपनी अपनी विशिष्टता, कमियां और खूबियां लेकर आई, जिसका अर्थ ये था कि एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त परीक्षा का आयोजन करना केवल रसद का मामला नहीं था। फिर भी माइकल को इस परीक्षा को लेकर उत्सुकता महसूस हो रही थी। आखिरकार अगर वह महिला गलत नहीं थी तो शायद वह इस दुनिया के विदेशियों से पहली बार मिल सकता था। यह एक रोमांचक विचार था, एक ऐसा विचार जिसके बारे में वह चलते चलते सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। सीखने के लिए नई चीजें हो सकती हैं। माइकल गलियारे से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उस खास नीली जैकेट पर पड़ी जिसका जिक्र महिला ने किया था। इसे पहने हुए कर्मचारी एक लंबा आदमी था जिसके चेहरे की बनावट तीखी थी, उसका भाव तटस्थ था लेकिन उसकी मुद्रा सहज थी। माइकल को आते देख उस आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया। जागृत करने वाला या संवर्धक? जागृत करने वाला, माइकल ने पुष्टि की। अच्छा, कृपया इधर आइए। वह व्यक्ति बिना कुछ और कहे मुड़ गया और लंबे लंबे कदमों से एक गलियारे से होते हुए आगे बढ़ गया। माइकल उनके पीछे पीछे चला। पॉलिश किए हुए फर्श पर उसके बूटों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। रास्ता उन्हें बूटों से दूर ले जाकर इमारत के उस हिस्से में ले गया जो स्पष्ट रूप से परीक्षार्थियों के लिए था। यहाँ का वातावरण शांत था। मुख्य हॉल का शोर धीरे धीरे कम होता गया और केवल उनके कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। आप वेटिंग हॉल सी में होंगे, उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर कहा। वहां से अटेंडेंट आपको वर्चुअल स्पेस में प्रवेश करने के बारे में जानकारी देंगे। समय आने पर आपका समूह एक साथ आगे बढ़ेगा। माइकल ने सिर झुकाया। ये कब तक शुरू होगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य समूह प्रोसेसिंग प्रक्रिया को कितनी तेजी से पूरा करते हैं, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। जब वे दोहरे दरवाजों के एक चौड़े सेट पर पहुंचे तो कर्मचारी ने उन्हें धक्का देकर खोला और अंदर एक विशाल प्रतीक्षा कक्ष दिखाई दिया। दर्जनों अन्य जागृति सदस्य पहले से ही अंदर मौजूद थे, कुछ धीमी आवाज में बातें कर रहे थे जबकि अन्य अपने आप में मग्न थे। हवा में होलोग्राफिक डिस्प्ले तैर रहे थे जिन पर समाचार फीड आदि दिखाए जा रहे थे। बुलाए जाने तक यही प्रतीक्षा करें। माइकल ने एक बार सिर हिलाया। समझ गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा और दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए, उसे वातावरण में सूक्ष्म बदलाव महसूस हुआ। अंदर कदम रखते ही माइकल की भौहें तन गईं। लगभग एक साथ ही 10 जोड़ी आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। उनकी निगाहों में एक ऐसा भार था जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक असहज झुनझुनी सी महसूस हुई। कौशल का पता लगाना, यह महज एक क्षणिक विचार था जब तक कि उसने कई चेहरों के भावों में आए सूक्ष्म बदलाव को नहीं देखा। कुछ क्षण पहले तक जो चेहरे तटस्थ थे, अब उनमें आश्चर्य, सावधानी, यहां तक कि सतर्कता के संकेत दिखाई दे रहे थे। पब फ्यूचर एड्स। उसे बस इसी पुष्टि की जरूरत थी। दुर्भाग्यवश हालांकि उसे वह इशारा असभ्य लगा, लेकिन अब शिक्षक ब्रांड की प्रतिक्रिया को समझते हुए वह बैठने के लिए जगह ढूंढने और अपने काम से काम रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि माइकल को अकेले रहना पसंद था, लेकिन दूसरों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। उस विशाल कमरे में 2 लड़कों की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, एक लंबा था, दूसरा छोटा। लेवल 40। ये तो लेवल बढ़ाने की बहुत तेज रफ्तार है। मुझे हैरानी है कि क्या वो 1 या 2 साल पहले जागृत हुआ होगा। मेरा अंदाजा है कि 2 साल पहले। राक्षसों की भी सीमाएं होती हैं, छोटे कद वाले ने बुदबुदाते हुए कहा, जिस पर लंबे कद वाले लड़के ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अगर माइकल ने उन पर डिटेक्ट का इस्तेमाल किया होता तो उसे ये दिखाई देता। छोटे वाले पर नाइट लेवल 36 और लंबे वाले पर हंटर लेवल 38। वे कमरे में मौजूद सबसे शक्तिशाली जागृत व्यक्तियों में से थे। दोनों ने 2 साल पहले अपने पहले ही प्रयास में जागृति प्राप्त कर ली थी। यही बात उनकी वर्तमान शक्ति का कुछ हद तक कारण थी, लेकिन उनकी तीव्र प्रगति का श्रेय कहीं अधिक किसी और चीज को जाता था, उनकी शक्तिशाली पृष्ठभूमि जिसने उनकी प्रगति को गति दी थी। ऑरोरा में अलौकिक शक्तियों के उदय के साथ अलौकिक संगठनों का उभरना स्वाभाविक ही था। फेडरेशन एक था, सुपर एसोसिएशन दूसरा था, अकादमियां भी मायने रखती थीं, और इन सबसे परे शक्तिशाली निजी ताकतें थीं। ये दोनों लड़के ऐसी ही ताकतों से आए थे। विशेष रूप से एक राजा श्रेणी का परिवार, एक उपाधि जिसका अर्थ है कि उनके वंश में कम से कम एक राजा स्तरीय साधक और कई मास्टर श्रेणी के विशेषज्ञ शामिल थे। इस स्तर के परिवारों को साधना परिवार कहा जाता था। जहां तक अवेकना परिवारों के अस्तित्व का सवाल है, नहीं, जागृति को कृत्रिम रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। भले ही माता पिता दोनों अवेकना हो, उनके बच्चों की जागृति की कोई गारंटी नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रतिभाशाली होने की अधिक संभावना विरासत में मिलती थी, और वह भी काफी हद तक माता पिता के स्तर पर निर्भर करती थी। दोनों युवकों की सशक्त पृष्ठभूमि के कारण उनके साधना संसाधन और प्रशिक्षण की स्थितियां औसत जागृत व्यक्ति की तुलना में कहीं बेहतर थीं, जिससे उन्हें तेजी से प्रगति करने में मदद मिली। लेकिन मजबूत पृष्ठभूमि होने के बावजूद तीव्र प्रगति उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती थी। जागृत लोगों के लिए लेवल बढ़ाने की गति में सबसे बड़ी बाधा अनुभव अंक थे, और जैसे जैसे कोई मजबूत होता जाता था, आवश्यक अनुभव अंक तेजी से बढ़ते जाते थे। इन्हें प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका हत्या करना था। लगातार दुश्मनों से लड़ते रहने के कारण एक अवेकने के लिए तेजी से लेवल बढ़ाना संभव था, लेकिन फिर भी समझदार अवेकनर शायद ही कभी जल्दबाजी करते थे। इसके बजाय वे जानबूझकर अपनी नींव मजबूत करने के लिए लेवल बढ़ाने की गति धीमी रखते थे। लेवल बढ़ाने से अवेकने की ताकत तो बढ़ती थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि हर लेवल से मिलने वाला लाभ मामूली था। असली ताकत में बढ़ोतरी तो रैंक में उन्नति के साथ ही होती थी। तभी उनके शरीर, क्षमताओं और कौशल में महत्वपूर्ण विकास होता था। इसी वजह से कई जागृत व्यक्तियों ने जानबूझकर खुद को पीछे रखा और साधना विधियों या प्राकृतिक संपदाओं के सेवन से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसने भविष्य की सफलताओं के लिए कहीं अधिक स्थिर आधार तैयार किया। इसी वजह से एक ही स्तर और पद के जागृत लोगों के बीच अक्सर बहुत बड़ा अंतर होता था, वर्ग और नस्ल जैसे कारकों को अलग रखते हुए भी।
पृष्ठभूमि मायने रखती थी। एक सशक्त परिवार या गुट वह सब कुछ हासिल करने का अवसर प्रदान कर सकता है जिसका अधिकांश जागृत व्यक्ति केवल सपना ही देख सकते हैं। राक्षसों से भरे आयामी दरारों तक लगभग असीमित पहुंच, शारीरिक गुणों को स्थायी रूप से बढ़ाने वाले दुर्लभ खजाने, मास्टर रैंक किया उससे ऊपर के निजी प्रशिक्षक और विकास को गति देने के लिए डिजाइन किए गए वातावरण। इन दोनों युवाओं के पास ये सब और इससे भी कहीं अधिक था। उनके परिवार में राजा श्रेणी के साधक की मौजूदगी के कारण उन्हें संसाधनों या अवसरों की कभी कमी नहीं हुई। उनका मार्ग सुगम था, शायद जरूरत से ज्यादा सुगम। बेशक इस तरह की तीव्र प्रगति धन और जनशक्ति दोनों के लिहाज से भारी कीमत पर हासिल हुई, लेकिन क्या उनके पीछे की ताकतें हिचकिचाएंगी? हाँ, वे कीमत का हिसाब जरूर लगाएंगी। क्या उन्हें इसका पछतावा होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि जागृतिकर्ता दुर्लभ थे, बल्कि ऐसा उनके स्वभाव के कारण था। जिस गति से वे शक्ति प्राप्त करते थे वह ऐसी गति थी जिससे साधक केवल ईर्ष्या ही कर सकते थे। महज 2 वर्षों में ही इन लड़कों ने कई मास्टर रैंक के साधकों को पीछे छोड़ दिया था। वे लोग जिन्होंने उस स्तर तक पहुंचने में दशकों, यहां तक कि जन्मों का समय लगा दिया था। और अगर वे रैंक 2 के शिखर पर ही रुक जाते तो भी उन्हें विशेष तरीकों से उस स्तर तक पहुंचाया जा सकता था जहां उन्हें छद्म राजा रैंक का माना जा सकता था। अधिकांश गुटों के लिए ये निवेश पर भारी प्रतिफल था। आखिरकार जागृतिकर्ता किसी भी ऐसी शक्ति की आशा थे जो उन्हें प्राप्त करने में सक्षम हो। वे ऐसे हथियार थे जिन्हें पारंपरिक साधकों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से तेज किया जा सकता था, और जब तक उनमें क्षमता मौजूद थी उनमें संसाधन लगाना एक जोखिम भरा कदम था। स्वाभाविक रूप से माइकल को देखने के बाद उन्होंने मान लिया कि वह भी उन्हीं की तरह धन, प्रभाव और सावधानीपूर्वक जुटाए गए संसाधनों का एक और उत्पाद है। इतनी कम उम्र में कोई लेवल 40 तक कैसे पहुंच सकता है? उनके लिए भी 2 से 4 लेवल का यह अंतर मामूली नहीं था। इसे पाटने में हफ्तों, शायद महीनों तक लगातार संघर्ष करना पड़ता, और वह भी तब जब उन्हें सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों, गुरुओं और पैसों से खरीदी जा सकने वाली अनमोल चीजों तक विशेष पहुंच प्राप्त थी। कहीं ना कहीं उनके मन में ये संदेह था कि वह शायद उनके अपने परिवार से भी अधिक शक्तिशाली परिवार से आया हो। राजा स्तरीय समर्थन प्रभावशाली था, लेकिन इससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली परिवार थे, कई राजाओं वाले परिवार, या एक ऐसा सम्राट जिसका प्रभाव पूरे क्षेत्र को बदल सकता था। यदि माइकल ऐसे ही किसी परिवार का उत्तराधिकारी था तो उसकी गति का कारण समझ में आ जाता है। तारांकन 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 तारांकन। केवल ईश्वर ही जानता है कि अगर उन दोनों को सच्चाई पता चल जाए तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे कि जिस काम को हासिल करने में उन्हें 2 साल लगे थे, माइकल ने उसे महज 3 महीनों में ही पार कर लिया था। क्या यह अविश्वास होगा, आक्रोश, शायद प्रशंसा और ईर्ष्या का एक अजीब मिश्रण? चाहे जो भी हो, ये रंगीन तो होगा ही, ये निश्चित था। और सबसे विडंबनापूर्ण बात क्या है? माइकल का परिवार तो साधना से जुड़ा हुआ भी नहीं था, यहां तक कि मामूली अलौकिक संबंधों वाले सामान्य नश्वर परिवारों में से भी एक नहीं। नहीं, उनका परिवार बिल्कुल साधारण नश्वर परिवार था। माइकल के जागने से पहले घर की एकमात्र कमाने वाली सदस्य उसकी चाची थी, जो एक शेफ थी और मुश्किल से $3000 प्रति माह कमाती थी। यह उस असीमित संसाधनों और राजनीतिक प्रभाव से बिल्कुल अलग था जिसका लाभ कमरे के दूसरी ओर बैठे लड़के उठा रहे थे। दोनों लड़के कुछ देर तक माइकल को देखते रहे और आपस में दबी आवाज में कुछ बातें करते रहे। शुरू में तो यह महज जिज्ञासा थी, कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका स्तर उन दोनों से कहीं ज्यादा था, और वह भी मामूली अंतर से नहीं। लेकिन जैसे जैसे वे इस बारे में सोचते गए उन्हें एहसास होता गया कि परीक्षा के आगामी दौर में ऐसा सहयोगी उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। लेवल 40 छोटे कद वाले ने फिर से धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। चाहे वह किसी मजबूत परिवार से हो या नहीं, हालात बिगड़ने से पहले उससे जान पहचान करना जरूरी है। लंबे कद वाले ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बिल्कुल सही, भले ही वह सिर्फ एक अस्थायी सहयोगी हो, लेकिन अभी उससे संबंध बना लेना बेहतर है। कमरे में मौजूद सबसे मजबूत व्यक्ति को जानना कभी भी बुरा निवेश नहीं होता। कुछ क्षण मौन सहमति के बाद वे अपनी सीटों से उठे और उसकी ओर बढ़ने लगे, जिससे आसपास के अन्य जागृत व्यक्तियों की कुछ जिज्ञासु निगाहें उन पर टिक गईं। आरामदेह लेकिन सतर्क मुद्रा में बैठे माइकल ने उनकी उपस्थिति को लगभग तुरंत ही भांप लिया। उनकी निगाहें उन पर सरसरी तौर पर घूमी, मानो वे उनका जायजा ले रहे हों, हालांकि वे अपनी सीट से हिले नहीं। माइकल उन दोनों लड़कों को नहीं जानता था, लेकिन उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वे उन लोगों में शामिल थे जिनकी निगाहें कमरे में कदम रखते ही उस पर टिक गई थीं, और उनकी पिछली प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ये लगभग निश्चित था कि उन्होंने उस पर डिटेक्ट का भी इस्तेमाल किया था। लंबे कद वाले व्यक्ति का चेहरा कोणीय था, जिसमें उभरी हुई गाल की हड्डियां और संकीर्ण गहरी आंखें थीं। उसके काले बाल करीने से पीछे की ओर कंघी किए हुए थे, एक भी लट इधर उधर नहीं थी, और उसका शरीर सीधा था, जो शांत आत्मविश्वास को दर्शाता था। छोटे कद वाले व्यक्ति का शरीर गठीला था, उसका जबड़ा चौकोर था और भौहों के बीच हल्की सी शिकन थी, जिससे उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से गंभीर प्रतीत होता था। उसके हल्के भूरे बाल सिर से सटे हुए थे, और उसकी निगाहें अपने साथी की तुलना में अधिक सीधी थी, स्थिर, परखने वाली, मानो कुछ ही सेकंड में माइकल की योग्यता का आकलन कर रही हों। जैसे जैसे वे एक दूसरे के करीब आते गए, दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वे केवल सामान्य बातचीत के लिए नहीं आए थे। जैसे जैसे दोनों करीब आते गए, उनकी निगाहें स्वाभाविक रूप से माइकल के रूप रंग पर टिक गईं। लंबे, सीधे और करीने से पोनीटेल में बंधे काले बाल एक भावहीन चेहरे को घेरे हुए थे, जिसकी शांति इतनी पूर्ण थी कि वह जानबूझकर प्रतीत होती थी। उसकी ठंडी हरी आंखें क्षण भर के लिए उनकी आंखों से मिली, जिनमें गर्माहट का अभाव था, फिर भी इतनी तीक्ष्ण थी कि उनके कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए। उसकी निगाहों में प्रत्यक्ष रूप से कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उनकी सहज प्रवृत्ति को सूक्ष्म रूप से झकझोर रहा था, जिससे एक ऐसी बेचैनी उत्पन्न हो रही थी जिसे वे दोनों पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे थे। पहले जो जानकारी उनके
पास थी। उससे ये स्पष्ट था कि माइकल की कक्षा सहायक भूमिका निभाने की ओर अधिक झुकी हुई थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व का आभास इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उन्हें ईर्ष्या की एक हल्की सी भावना भी महसूस हुई। जिस तरह से उनके लंबे बाल रोशनी में चमक रहे थे, उनके कानों का हल्का सा लंबा आकार और उनके चेहरे की समरूपता ने उन्हें एक आकर्षक, लगभग अलौकिक रूप दिया जो पूरी तरह से मानवीय नहीं लग रहा था। जाहिर है उन दोनों ने बस यही मान लिया कि उसकी कोई खास शख्सियत है या शायद वह किसी ऐसे वंश से आता है जिसमें कुछ असामान्य गुण हैं। उन्हें सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था कि माइकल अब पूरी तरह से इंसान भी नहीं रह गया था, कम से कम जैविक रूप से तो बिल्कुल नहीं। वे माइकल की मेज से एक कदम दूर रुक गए और लंबा वाला आगे आगे चलने लगा। मैं केल हूं, उसने सहज आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा। फिर थोड़े से विराम के बाद उसने जानबूझकर जोर देकर कहा, केल वेरेन। छोटे कद के लड़के ने हल्के से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। रिन काल्डर, उसने उसी सूक्ष्म गर्व के साथ कहा। वे दोनों माइकल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, मानो उन्हें उसकी पहचान की एक झलक या उसके भावहीन चेहरे में मामूली बदलाव की उम्मीद हो। दुर्भाग्यवश माइकल उनके उपनामों के पीछे छिपे सूक्ष्म महत्व को पूरी तरह से समझने में विफल रहा। उन्हें यह महज एक सीधा सादा परिचय लगा, इसलिए उन्होंने भी उसी तरह जवाब दिया। उनकी आवाज शांत थी और उनके चेहरे के हाव भाव से कुछ खास पता नहीं चल रहा था। माइकल नॉर्मन, उसने लगभग लापरवाही से कहा, मानो वह किसी साधारण उपस्थिति सूची के लिए अपना नाम सत्यापित कर रहा हो, न कि प्रतिष्ठित किंग रैंक परिवारों के दो अवेकनरों के सवालों का जवाब दे रहा हो। हालांकि केल और रिन ने उनकी प्रतिक्रिया को बिल्कुल अलग तरीके से लिया। उनकी नजर में वह शांत उदासीनता अज्ञानता नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास था। यह उस तरह का संयम था जो किसी ऐसे व्यक्ति में होता है जो अपनी पृष्ठभूमि और ताकत में इतना आश्वस्त होता है कि उसे दिखावे की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। और इसी वजह से वे सभी इस बात को लेकर और भी उत्सुक हो गए कि माइकल वास्तव में कौन था। माइकल के लिए वेरेन और काल्डर उपनामों के पीछे के महत्व को जानना असंभव था। अगर उसे पता होता तो प्रतिक्रिया न देना असंभव होता। उन नामों का अपना महत्व था, लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से दृष्टिकोण के आधार पर उसे पता नहीं था। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। माइकल की परिस्थितियां ऐसी थीं कि लोग उसे आसानी से गलत समझ लेते थे। ऊपरी तौर पर वह ऐसा लग सकता था जैसे वह जानबूझकर अपनी पृष्ठभूमि छिपा रहा हो, या सामाजिक स्तर पर इतना ऊंचा हो कि उसके लिए पारिवारिक नाम जैसी बातों का कोई महत्व ही न हो। लेकिन सच्चाई यह है कि अपने मूल स्वरूप में, और कम से कम अभी के लिए, माइकल अपने मानकों के अनुसार अभी भी एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था। फेडरेशन ने अलौकिक दुनिया के बारे में जानकारी का खुलासा करना पिछले कुछ महीनों में ही शुरू किया था, और तब भी उन्होंने जो जानकारी जारी की वह टुकड़ों में थी। अब जनता में जागरूकता पहले से कहीं अधिक थी, हाँ, लेकिन फिर भी यह आम नागरिक को पर्दे के पीछे काम करने वाली शक्तियों की पूरी तस्वीर देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फेडरेशन ने हाल के महीनों में अलौकिक दुनिया के बारे में केवल खंडित विवरण जारी करना शुरू किया था, जिससे जनता को अधिक जानकारी मिली, लेकिन फिर भी वे इसमें शामिल शक्तियों के पूर्ण दायरे को समझने से बहुत दूर थे। बेशक अगर माइकल ने सुपर फोरम में जानकारी खोजने की कोशिश की होती तो उसे प्रमुख अलौकिक परिवारों के बारे में लेख, अक्लों वाले थ्रेड और कुछ हद तक सटीक विवरण भी मिल जाते, लेकिन उसने ऐसा करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि सच कहें तो उसे इससे कभी कोई लेना देना ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह ऐसी शक्तियों के अस्तित्व से अनजान था, बस उसे इनमें इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि वह इनकी परवाह करे। और इसलिए जहां एक और केल वेरेन और रिन काल्डर को अपने नाम का उल्लेख होने पर विस्मय, सम्मान या यहां तक कि सतर्क रहने की उम्मीद रही होगी, वहीं उन्हें माइकल का उदासीन माइकल नॉर्मन सुनने को मिला, एक ऐसा नाम जिसका उनकी दुनिया में कोई महत्व नहीं था। फिर भी जिस लहजे में इसे बोला गया उससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि शायद यह उनकी समझ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। कैल ने चुप्पी तोड़ी और सबसे पहले माइकल को खुले मन से निहारते हुए बोला। उसकी निगाहें अभी भी माइकल पर टिकी हुई थीं। लेवल 40 है ना? उसकी आवाज में हल्की सी प्रशंसा झलक रही थी। बुरा नहीं है, वाकई बहुत अच्छा है। रिन ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं मानो वह माइकल को फिर से परख रहा हो। साफ दिख रहा है कि तुमने खूब मेहनत की है। माइकल ने कोई मौखिक जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला जब तक कि केल ने लापरवाही से उससे बात आगे नहीं बढ़ाई। मैं 38 साल का हूं, केल ने कहा। उसके होठों पर एक छोटी आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। रिन के लहजे में एक शांत गर्व झलक रहा था जब उसने आगे कहा, और 36। अनजाने में ही माइकल की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। उनके दिमाग में तुरंत यह सवाल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार हर कोई उनकी विकास की गति को दोहरा नहीं सकता, और निश्चित रूप से उन अनूठी परिस्थितियों के बिना तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने उनकी खुद की तरक्की को गति दी थी। केल और रिन को बस उस थोड़ी सी जिज्ञासा की ही जरूरत थी। उनके लिए भौहें उठाना एक विनम्र स्वीकृति नहीं थी, यह एक तरह की पहचान थी। इस बात का सबूत कि 40वें स्तर पर बैठे व्यक्ति को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि वह भी पीछे नहीं है। पब फ्यूचर एड्स। मन ही मन उन दोनों को थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई। हाँ, उसे यह पता होना चाहिए था कि वे किसी भी तरह से उससे कमतर नहीं थे। अगर कुछ था तो यह एक मौन चेतावनी थी कि भले ही उसका स्तर ऊंचा हो, वे उसके ठीक पीछे थे और सही अवसर मिलने पर वे उस अंतर को पाट सकते थे। हालांकि माइकल को उनके बोलने का लहजा पसंद नहीं आया, फिर भी उन्हें उनकी बातें सुनने में थोड़ी बहुत दिलचस्पी होने लगी। इसलिए बिना किसी झिझक के उन्होंने सीधे उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? उस बेबाकी ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा, मानो उनके माथे पर काले निशान पड़ गए हों। क्या लोग इसी तरह बातचीत करते थे? क्या उन्हें विनम्रतापूर्वक चापलूसी से शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी? शायद कुछ सोच समझकर की गई तारीफों से काम आसान हो जाता। अपेक्षित प्रशंसा कहाँ थी? अचानक पूछे गए इस सवाल पर केल ने पलकें झपकाईं और फिर एक छोटी सी सांस छोड़ी जो शायद हंसी थी। सीधे मुद्दे पर आते हैं, है ना? ठीक है, हम परीक्षा के अगले भाग के बारे में बात करना चाहते हैं कि यह वर्चुअल माध्यम में कैसे आयोजित की जाएगी।
माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और रिन थोड़ा आगे झुका, उसकी आवाज में जिज्ञासा का भाव था। हमें लगता है कि इसमें लड़ाई शामिल होगी। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं, संदेह के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि यह विचार पहले ही उसके मन में आ चुका था। क्यों? उसने पूछा, हालांकि उसकी आवाज में सहमति का भाव झलक रहा था। केल ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर अलौकिक शक्तियों वाले लोगों के लिए कॉलेज की परीक्षाओं में कुछ भी शारीरिक परीक्षण शामिल न हो तो यह अजीब होगा। आज दूसरा दिन है और अब तक कोई प्रत्यक्ष संपर्क परीक्षण नहीं हुआ है। रिन ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, और अगर आप पिछले वर्षों पर नजर डालें तो आमतौर पर कम से कम एक युद्ध से संबंधित मुकदमा होता है। अगर यह नहीं है तो उन्हें आभासी स्थान की आवश्यकता और किस लिए होगी? माइकल की निगाहें एक पल के लिए उन दोनों के बीच घूमी। उसे भी वही संदेह था। नियंत्रित कृत्रिम वातावरण में युद्ध करना तर्कसंगत था। मृत्यु का कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी कौशल का आकलन करने के लिए पर्याप्त था। फिर भी उसने अपने चेहरे के भावों को जानबूझकर स्पष्ट रखा। अब फ्यूचर एड्स। कुछ देर बाद माइकल ने शांत स्वर में कहा, बस एक दिन बचा है। कौन कह सकता है कि कल युद्ध परीक्षा नहीं होगी? केल और रिन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। ये सच है, रिन ने स्वीकार किया। हम अनुमान नहीं लगा सकते। कॉलेज की परीक्षाओं में हर साल छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं। केल ने आगे कहा, मानसिक रूप से तैयार रहना कोई बुरी बात नहीं है। अब भी नए जागृतिवादी धीरे धीरे हॉल में आ रहे थे, लेकिन अभी तक एक भी कर्मचारी नजर नहीं आ रहा था। माइकल को उनकी बातें तर्कसंगत लगीं, लेकिन फिर भी वह इस बात को लेकर असमंजस में था कि इसका उससे क्या लेना देना है। यकीनन वे सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए तो यहाँ नहीं आए होंगे, है ना? और जैसा कि उम्मीद थी, केल थोड़ा आगे झुक गया और अपना एक हाथ माइकल की मेज के किनारे पर रख दिया। हमने सोचा, अगर यह युद्ध है तो अभी एक अस्थायी टीम बनाना परीक्षण शुरू होने पर हड़बड़ी करने से कहीं ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा। रिन ने अपनी बाहें मोड़ ली। तुम मजबूत हो, हम मजबूत हैं। ये सीधा सा गणित है। हमारे हिसाब से अगर हम मिलकर काम करें तो हमारे जीतने की संभावना ज्यादा होगी, कम से कम इस सेगमेंट के खत्म होने तक। माइकल ने शिष्टाचार से ज्यादा देर तक चुपचाप उन्हें देखा। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। ऊपरी तौर पर उनका प्रस्ताव तर्कसंगत लग रहा था। माइकल अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गया। अंत में उसने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा। ये हाँ नहीं थी, ये ना भी नहीं थी, लेकिन यह उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए काफी था। केल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बस यही तो हम चाहते हैं। वे दोनों पीछे हट गए, सिर हिलाकर हल्की सी सहमति दी और फिर मुड़ गए। माइकल की निगाहें तब तक उनका पीछा करती रहीं जब तक वे अपनी पिछली सीटों पर वापस नहीं बैठ गए। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके होठों का कोना एक पल के लिए ऊपर की ओर मुड़ गया। कुछ हद तक माइकल ये स्वीकार कर सकता था कि उन्होंने जो कहा वह तर्कसंगत था। यदि अगला चरण वास्तव में युद्ध में तब्दील हो जाता है तो एक समन्वित समूह के साथ आगे बढ़ने से बढ़त हासिल होगी। बेशक ये तब संभव था जब यह विकल्प उपलब्ध होता। अभी योजना बनाने का समय नहीं था, कम से कम उन लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं जिन्हें वह सिर्फ 5 मिनट से जानता था। इसके अलावा वह कोई भी निर्णय लेने से पहले ये देखना पसंद करता था कि वास्तविक परीक्षा में क्या क्या शामिल है। और भी कई जागृतिवादी प्रतीक्षा कक्ष में आने लगे और कुछ ही देर में माइकल को कुछ परिचित चेहरे दिखाई दिए। ये वही तिकड़ी थी जिससे वह पहली बार ब्राइट एकेडमी में मिला था जब वह वहां पहुंचा था। एक मार्शल आर्ट का शिष्य था, दूसरा तीरंदाज और तीसरा जल जादूगर। अगर उनकी याददाश्त सही थी तो मार्शल आर्ट का शिष्य उस समय 29वें स्तर पर था, यानी पहले से ही दूसरे रैंक पर, जिसने माइकल पर एक छाप छोड़ी थी जो उस समय पहले रैंक के शिखर से अभी भी काफी दूर था। उस युवक की कक्षा उसके लिए एक और कारण से भी खास थी। यह उसे अपनी पूर्व सहपाठी लिलियन की याद दिलाती थी जो उसी पेशे में थी। जहां तक बाकी दो की बात है, उस समय उनका स्तर काफी कम था। एक जल जादूगर जो 16वें स्तर पर था और दूसरा एक तीरंदाज 13वें स्तर पर था। ये बात लगभग 1 महीने पहले की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से माइकल ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि तब से उन्होंने कितनी प्रगति की होगी। उन्होंने मार्शल आर्ट के शिष्य से शुरुआत करने का फैसला किया। डिटेक्ट का त्वरित उपयोग करने पर निम्नलिखित बातें सामने आईं। मार्शल शिष्य स्तर 31, 1 महीने में 2 स्तर की वृद्धि। माइकल पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि विकास की ये दर साधारण मानी जाएगी या नहीं, लेकिन कॉलेज की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए उसे संदेह था कि युवाओं ने पढ़ाई में ढिलाई बरती होगी। लेवल 31 का प्रदर्शन सम्मानजनक था, वह उससे सिर्फ 9 लेवल पीछे था। बिल्कुल भी बुरा नहीं। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान बाकी 2 लोगों की ओर मोड़ा। चूंकि उसके अंदर आते ही कई लोगों ने उस पर डिटेक्ट का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसने शिष्टाचार का जवाब न देने का कोई कारण नहीं देखा, खासकर अब जब वह थोड़ा उत्सुक था। सच तो यह है कि वह ये काम पहले भी कर सकता था, लेकिन अब तक उसे किसी और में दिलचस्पी नहीं थी। उसका अधिकांश ध्यान उत्पत्ति लोक में स्थित अपने दूसरे शरीर पर केंद्रित था, जो अभी भी अपनी श्रेणी से संबंधित वस्तु को परिष्कृत करने में लगा हुआ था। वह लड़की तीरंदाज 22वें स्तर पर पहुंच चुकी थी, जबकि जल जादूगर 19वें स्तर पर था। उद्धरण चिन्ह। माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। उन्हें लगा कि उन्होंने शायद अपनी पूरी कोशिश की होगी। खैर, हो सकता है उनमें से किसी एक ने की हो। आखिर 1 महीने में इतना ही तो किया जा सकता था। इस लिहाज से देखा जाए तो मार्शल आर्ट के शिष्य की प्रगति वाकई प्रभावशाली थी। स्तर जितना ऊंचा होता था, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता था। और हालांकि जल जादूगर ने कागज पर तकनीकी रूप से अधिक स्तर प्राप्त कर लिए थे, लेकिन वास्तविक अनुभव की आवश्यकता कुछ और ही कहानी बयां करती थी।
अगर उनके एक्सपी लाभों की अदला बदली कर दी जाए तो जल जादूगर रैंक 1 के शिखर के करीब होगा, जबकि मार्शल शिष्य अभी भी लेवल 29 पर ही रहेगा। तीनों ने मानो एक घनिष्ठ समूह बना लिया था। प्रवेश करते समय और अपनी अपनी सीटों पर बैठते समय वे एक दूसरे के करीब ही रहे। ये स्वाभाविक भी था, आखिरकार वे एक ही स्कूल के छात्र थे। उन्होंने भी उसे देख लिया। मार्शल आर्ट के शिष्य ने उसकी ओर गर्व से भरी एक हल्की सी फुफकार मारी, जो उस युवक के स्वाभाविक रूप से अहंकारी स्वभाव की याद दिलाती थी। हालांकि बाकी दोनों ने उन्हें विनम्रतापूर्वक हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर कहीं और जाकर बैठ गए। कुछ और मिनट बीत गए और अधिक अवेकनेस धीरे धीरे कमरे में आने लगे। जब घड़ी में 10:30 बजे, तब जाकर लोगों का आना जाना आखिरकार रुका। माइकल के अकादमी में पहली बार आने के लगभग 2.5 घंटे बाद उसने अपनी नजरों से कमरे का सरसरी तौर पर जायजा लिया। वहां लगभग 40 अवेकनर मौजूद थे। ब्राइटगेट जैसे छोटे शहर के लिए शायद इतने ही लोग काफी थे। फिर भी चेहरों के इस सागर में उसका ध्यान बार बार ब्राइट एकेडमी के उन तीनों छात्रों पर ही केंद्रित हो रहा था। मार्शल आर्ट के शिष्य के चेहरे पर अब भी वही गर्व और थोड़ा चुनौती भरा भाव था। तीरंदाज जल जादूगर से बातचीत करने में संतुष्ट प्रतीत हो रहा था और तीनों उससे अलग बैठे थे, फिर भी वे उसकी ओर देखना कभी नहीं छोड़ते थे। शांत प्रतीक्षा जल्द ही तब समाप्त हुई जब नीली वर्दी पहने एक कर्मचारी अंदर आया। उनके विनम्रतापूर्वक झुकने पर कमरे में चल रही बातचीत लगभग तुरंत ही थम गई। सभी को सुप्रभात। मैं संक्षेप में ही बात करूंगा, कर्मचारी ने शुरू किया। कॉलेज परीक्षाओं का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। मूल्यांकन के दौरान आपको पाठ्यक्रम की सामान्य रूपरेखा मिल चुकी होगी, लेकिन मैं इसे एक बार फिर दोहरा देता हूं। वे कुछ देर रुके और अपनी निगाहें एकत्रित अवेकनरों पर घुमाईं। यह अगला चरण वर्चुअल माध्यम में होगा। वहां आपका प्रदर्शन इस दौर का दूसरा भाग होगा। इसका सार्वजनिक प्रसारण भी किया जाएगा, क्योंकि फेडरेशन का उद्देश्य अधिक जागरूकता पैदा करना है। उस आखिरी बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ अवेकनर सीधे खड़े हो गए, जबकि अन्य ने भौहें चढ़ा ली। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आज सुबह आपका जो मूल्यांकन हुआ वह केवल आपकी जानकारी की पुष्टि करने और आपकी परीक्षा प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए था, कर्मचारी ने आगे कहा। ये लिबरल अकादमियों के आवेदकों से अलग है, जहां प्रवेश केवल पहले दौर की लिखित परीक्षा से ही निर्धारित होता है। साथ ही वर्चुअल स्पेस चरण में फेडरेशन की देखरेख में पूरी परीक्षा होगी। उन्होंने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और उनकी आवाज दृढ़ हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको केवल अपने देश के प्रतिभागी ही नहीं दिखेंगे, बल्कि आपको अन्य देशों के उम्मीदवारों का भी सामना करना पड़ेगा। बीच की पंक्तियों में से एक हाथ उठा। ये सब कैसे होगा? अवेकनर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। सिर्फ इस दौर के लिए देश भर में लाखों प्रतिभागी होने चाहिए। क्या हम सब सचमुच एक ही आभासी स्थान में जा रहे हैं? और क्या अवेकनर और कल्टीवेटर एक साथ परीक्षा देंगे? कर्मचारी ने हल्के से सिर हिलाया, मानो उसे प्रश्न की उम्मीद हो। अच्छा प्रश्न है, मैं इसी विषय पर आ रहा था। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, स्वर स्थिर था। सबसे पहले, नहीं, जागृतिकर्ता और साधक एक ही परीक्षा नहीं देंगे। इस दौर के लिए केवल जागृतिकर्ता ही आभासी मंच में प्रवेश करेंगे। उस स्पष्टीकरण पर कमरे में कुछ फुसफुसाहट फैल गई। इससे ही कुल संख्या लाखों से घटकर हजारों में आ जाती है, कर्मचारियों ने आगे कहा। यह अभी भी एक बड़ी संख्या है, हाँ, लेकिन अब इसे संभालना कहीं अधिक आसान है। उन्होंने बात को समझने के लिए कुछ देर रुककर आगे कहा। दूसरा, चूंकि यह एक राष्ट्रव्यापी मंच है, इसलिए आप विदेशी प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। सिस्टम सभी को कई समूहों में विभाजित करेगा। प्रत्येक समूह का सटीक आकार प्रारंभिक कुल संख्या पर निर्भर करेगा, लेकिन आप अन्य देशों के अवेकनर के साथ और उनके विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस पर कई लोगों के भाव बदल गए, कुछ का ध्यान केंद्रित हो गया, जबकि अन्य के चेहरे पर बेचैनी छा गई। कर्मचारियों ने आगे कहा, जब प्रतिभागियों की कुल संख्या घटकर बहुत कम रह जाएगी, तभी अगला सेगमेंट भी जनता के लिए प्रसारित किया जाएगा। एक और हाथ उठा, इस बार पीछे से। इस आभासी दुनिया में क्या हमारी शक्तियां हूबहू दोहराई जाएंगी? कर्मचारी के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई और उनकी आवाज में बदलाव आया। उन्होंने कहा, दरअसल यही वह मुख्य बात है जिसे मुझे परीक्षा स्थल पर ले जाने से पहले स्पष्ट करना था। उन्होंने कुछ पल के लिए उत्सुकता को बढ़ने दिया और फिर आगे कहा, नहीं, आभासी परीक्षा आपकी वर्तमान क्षमता का सटीक आकलन नहीं करेगी, बल्कि यह आपके सहपाठी वर्ग का आकलन करेगी। यह मूल्यांकन इस बात का परीक्षण करने के लिए बनाया गया है कि आप अपने सहपाठी वर्ग से संबंधित क्षमताओं का कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं, न कि आपकी व्यक्तिगत क्षमता के पूर्ण दायरे का। भीड़ में असंतोष की एक धीमी सी गूंज फैल गई। कई जागृतवादियों ने खुलकर भौहें चढ़ा ली। आखिरकार अगर उनकी मौजूदा ताकत की परीक्षा नहीं हो रही थी, तो क्या ये बेहद नुकसानदायक नहीं था? माइकल ने भी भौहें सिकोड़ी। अब तक वह इस स्थिति को लेकर शांत था, लेकिन ये बात सुनकर वह बेचैन हो गया। उसे अपनी ताकत पर कोई शक नहीं था, लेकिन यह उसकी वर्तमान स्थिति पर निर्भर था। अगर ये ताकत हट जाए तो उसका यकीन खत्म हो जाता है। कर्मचारी ने बदलते हुए माहौल से अविचलित होकर अपनी बात जारी रखी। ये परीक्षा अनुकूलन क्षमता, कौशल के प्रयोग और कक्षा के मूलभूत सिद्धांतों पर आपकी पकड़ का परीक्षण करती है। इसे एक समान अवसर समझें, ये सभी को एक समान स्तर पर लाती है ताकि हम देख सके कि आप वास्तव में कितने साधन संपन्न हैं। इस स्पष्टीकरण से माहौल में व्याप्त तनाव कुछ खास कम नहीं हुआ, बल्कि आने वाली परीक्षा का भार अब और भी अधिक महसूस होने लगा था। कर्मचारी ने आखिरी पंक्ति को कुछ पल के लिए हवा में लटका रहने दिया, फिर धीरे से सांस छोड़ी। परीक्षा शुरू होने पर आपको बेहतर समझ आ जाएगा। अभी के लिए कृपया मेरे साथ चलिए। बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी, चाहे वे प्रारूप से सहमत हो या न हो। अवेकनर माइकल सहित अपनी सीटों से उठे और वर्दीधारी मार्गदर्शक के पीछे पीछे चल दिए। पब फ्यूचर विज्ञापन। उन्हें मजबूत कांच के पैनलों से सजे एक चौड़े निर्जीव गलियारे से ले जाया गया। हर कदम के साथ वातावरण में तनाव बढ़ता ही जा रहा था, जब तक कि वे एक विशाल हॉल में नहीं पहुंच गए।
माइकल के मन में पहला विचार यही आया कि यह एक ऐसे सभागार जैसा दिखता है जो खड़े होकर देखने वाली भीड़ के लिए बनाया गया है, जब तक कि उसकी नजर अंदरूनी हिस्से पर नहीं पड़ी। खुली जमीन गायब हो चुकी थी, उसकी जगह पूरी तरह से कतारों में चिकने कैप्सूल बने हुए थे, जिनमें से प्रत्येक इतना बड़ा था कि उसमें एक व्यक्ति लेट सके। ऊपर की रोशनी में उनकी चिकनी चांदी जैसी सतहें हल्की चमक रही थीं और उनके आंतरिक तंत्रों की हल्की गूंज सन्नाटे को भर रही थी। इस दृश्य को देखकर कुछ जानी पहचानी सी यादें ताजा हो गईं। ये ठीक वैसे कक्ष तो नहीं थे जिनका इस्तेमाल उन्होंने रैंक 2 में पदोन्नति के दौरान किया था, लेकिन अवधारणा काफी मिलती जुलती थी। दोनों को ही वास्तविक शरीर की सुरक्षा करते हुए मन को आभासी वातावरण में अलग थलग करने के लिए बनाया गया था। कर्मचारी ने कैप्सूलों की ओर इशारा किया। आप अपनी पसंद का कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। एक बार प्रवेश करने के बाद सिस्टम बाकी सब संभाल लेगा। दूसरे चरण के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है वह अंदर पहुंचने के बाद आपको समझा दिया जाएगा। कोई भी तुरंत नहीं हिला। कुछ सेकंड के लिए हॉल में धीमी सांसों की आवाज गूंजती रही। फिर एक एक करके जागृत लोग आगे बढ़ने लगे और अपनी पसंद के कैप्सूलों की ओर बिखर गए। माइकल कुछ पल और रुका रहा, फिर बीच वाली पंक्ति के पास वाली एक सीट की ओर बढ़ गया, जो प्रवेश द्वार के बहुत करीब नहीं थी और न ही केंद्रीय गलियारे से बहुत दूर थी। अपनी आंखों के कोने से उसने ब्राइट एकेडमी के तीनों छात्रों को एक कतार में कैप्सूल लेते हुए देखा। मार्शल आर्ट के शिष्य के चेहरे पर अभी भी वही गर्व भरी हल्की मुस्कान थी, मानो परीक्षा के प्रतिबंधों से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता हो। कैप्सूल की ठंडी सतह पर हाथ रखते ही माइकल के होंठ हल्के से मुड़ गए, न तो पूरी तरह से मुस्कान, न ही पूरी तरह से भौहें चढ़ाना। अब यह देखने का समय है कि यह वास्तव में किस प्रकार का समानता लाने वाला कारक था। जहां तक उन दो युवकों की बात है जिन्होंने पहले माइकल से संपर्क किया था, शायद उन्हें लगा कि इस दौर में गठबंधन करना कोई विचारणीय बात नहीं है, इसलिए उन्होंने माइकल से संपर्क नहीं किया। माइकल को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसका दिमाग इस बात को लेकर चिंतित था कि आगे क्या होने वाला है। माइकल कैप्सूल में आराम से बैठ गया और अंदर की गद्देदार सतह उसके शरीर के आकार के अनुरूप ढलने लगी। ढक्कन के बंद होते ही उसके चारों ओर एक हल्की सी यांत्रिक गूंज सुनाई दी, जिससे वह अंदर पूरी तरह से बंद हो गया। अंदर की रोशनी लगभग अंधेरे में डूब गई, केवल कैप्सूल की दीवारों पर बनी हल्की स्पंदित रेखाएं ही उसे तोड़ रही थीं। एक नीरस महिला की आवाज ने उसे बायोमेट्रिक स्कैनिंग के लिए स्थिर रहने का संकेत दिया। एक पतली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, जिसके बाद ठंडी हवा की एक हल्की लहर उसके शरीर पर बह गई। इसके बाद ऊपर से एक हल्का हेलमेट नीचे आया और उसके सिर पर आराम से फिट हो गया। जैसे ही विजर सील हुआ, उसकी दृष्टि में अंधेरा छा गया। फिर अचानक माइकल ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक अंधकार में आकाश में खड़ा पाया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह भारहीन हो, मानो जमीन का कोई अस्तित्व ही न हो। उसके हाथ पैर नंगे थे, लेकिन उसने ढीले ढाले सादे सफेद कपड़े पहने हुए थे। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, अंधेरा छट गया और एक सफेद बिना खिड़की वाले कमरे की साफ सुथरी रेखाओं में तब्दील हो गया। उसके सामने एक चमकता हुआ पैनल अचानक प्रकट हुआ। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कॉलेज की परीक्षाओं के लिए लॉगिन करते समय देखा था। बिना किसी झिझक के माइकल ने लॉगिन प्रक्रिया पूरी कर ली। जैसे ही उसके पहचान पत्र पंजीकृत हुए, उसके आसपास के वातावरण में एक शांत उभलगी आवाज गूंज उठी। स्वागत है प्रतिभागी, ये दौर विशेष मापदंडों के तहत संचालित होगा। आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन हर शब्द स्पष्ट और सटीक था। एक यादृच्छिक चुनौती उत्पन्न होगी। आप अन्य प्रतिभागियों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस दौर के दौरान आपका स्तर आपके पंजीकृत स्तर का आधा होगा। सभी आधारभूत आंकड़े शक्ति, चपलता, सहनशक्ति और बुद्धिमत्ता 100 से शुरू होंगे। आपके दिए गए स्तर से प्रत्येक स्तर के लिए सभी आधारभूत आंकड़े 10 बढ़ेंगे और आपको अपनी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए 10 विशेषता अंक प्राप्त होंगे। माइकल की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। आपकी कक्षा से संबंधित कुछ कौशल यादृच्छिक रूप से चुने जाएंगे। आपके समायोजित स्तर के आधार पर आपको अपने स्तर को 100 से गुणा करने के बराबर अंक प्राप्त होंगे। इन अंकों का उपयोग चुनौती क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अतिरिक्त आंकड़े, कौशल या वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। आपके पास चयन करने के लिए 10 मिनट है। यदि आप निर्धारित समय के भीतर अपने विकल्प तय नहीं करते हैं, तो सिस्टम उन्हें आपके लिए यादृच्छिक रूप से आवंटित कर देगा। जैसे ही शब्द गायब हुए, उसके सामने हवा में एक चमकती हुई उल्टी गिनती दिखाई दी। शेष समय 10 बजे। जैसे जैसे चमकते टाइमर पर संख्याएं कम होती गईं, आवाज फिर से सुनाई दी। इसके अतिरिक्त इस चुनौती की प्रकृति को देखते हुए यह एलिमिनेशन राउंड नहीं है। यह एक स्क्रीनिंग राउंड है, जिसे प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिभागियों का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य अनुकूलन क्षमता का मूल्यांकन करना है। माइकल की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं, तो वे जानबूझकर सबको अपंग बना रहे थे। उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्हें पूरा यकीन था कि जागृति लाने वालों के एक अन्य समूह के लिए भी यही स्थिति थी। आवाज जारी रही। इस दौर के कारण अगले दौर की विषय वस्तु पहले से ही प्रकट कर दी जाएगी। अगला चरण प्रारूप में इस चरण के समान ही होगा, हालांकि यह एक ऐसे स्थान पर आयोजित होगा जहां सभी जागृत व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। उत्पत्ति की भूमि। एआई ने आगे कहा, इस दौर का एक अन्य उद्देश्य भी है, अलौकिक दुनिया के बारे में जनजागरूकता बढ़ाना। इसलिए यद्यपि यहाँ आपका प्रदर्शन आपके अंतिम स्कोर को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये सीधे तौर पर आपकी योग्यता के परिणाम पर असर नहीं डालेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये फेडरेशन के जनसंपर्क प्रयासों के लिए आधा दिखावा था और आधा ये देखने के लिए एक तनाव परीक्षण था कि कौन अपने सामान्य लाभों के बिना सफल हो सकता है। हालांकि माइकल का ध्यान जल्द ही किसी और चीज की ओर आकर्षित हो गया। उत्पत्ति का देश। क्या फेडरेशन के पास उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का कोई तरीका था?
कैसे? उत्पत्ति की भूमि विशाल थी, इतनी विशाल और इतनी रहस्यमय कि वहां बिताए गए समय के बावजूद माइकल कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई वास्तव में उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। फिर भी हो सकता है कि वह इस बारे में गलत तरीके से सोच रहा हो। यह एक जादुई दुनिया थी, जो चीजें एक पल में असंभव लगती थी वे अगले ही पल हकीकत बन सकती थी। शायद फेडरेशन को मूल भूमि पर सीधे नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है कि कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति पर्दे के पीछे से काम कर रहा हो जिससे वहां अगला दौर आयोजित हो सके। इस विचार से उसके पेट में मची बेचैनी कम नहीं हुई। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर, फाइंड बेस्ट डील्स विद डिस्काउंट्स एंड फ्री शिपिंग, बाय ऑन एली एक्सप्रेस। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। उसका मिजाज और भी बिगड़ गया। पलक झपकते ही वह कमरे में सबसे ताकतवर लोगों में से एक से कहीं ज्यादा कमजोर स्थिति में आ गया था। शायद वह सबसे कमजोर नहीं था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वह गंभीर रूप से विकलांग था। फिर भी अंत में उसे अपनी नियति स्वीकार करनी पड़ी। यही परीक्षा थी और कितना भी शिकायत करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सौभाग्य से कल का दिन था। अगर आज का दिन खराब गया, अगर इस स्क्रीनिंग ग्राउंड ने उसे पूरी तरह से बेनकाब कर दिया और उसे एक नौसिखिए की तरह दिखाया, तो अगला चरण मूल देश में उसके लिए खुद को साबित करने का मौका होगा। शेष समय 8:02। उसने गहरी सांस ली और अपने विचारों को स्थिर किया। सबसे पहले उसे अपने सामने मौजूद काम को निपटाना था। असली लड़ाई कल तक इंतजार कर सकती थी। माइकल ने वर्चुअल पैनल पर सरसरी नजर डाली और आंकड़ों को तत्स्थता और झुंझलाहट के मिले जुले भाव से समझा। तारांकन, नाम माइकल नॉर्मन, वर्ग नेक्रोमैंसर, स्तर 20, पंजीकृत स्तर 40 का आधा, शक्ति 300, फुर्ती 300, संविधान 300, खुफिया जानकारी 300, विशेषता अंक 200, कौशल मरे हुओं को बुलाना, धीमा अभिशाप, अंधा अभिशाप, कस्टम पॉइंट्स 2000। तारांकन, बिना ज्यादा सोचे समझे भी वह बता सकता था कि ये आंकड़े कैसे आए। एआई की पिछली व्याख्या बिल्कुल सटीक थी। आधारगत आंकड़े 100 से शुरू होते हैं और पहले स्तर से प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक आंकड़े में 10 अंकों की वृद्धि होती है। चूंकि उसका समायोजित स्तर 20 था, इसका मतलब 20 बार वृद्धि होना था। 200 विशेषता अंकों के बारे में भी बताया गया। एआई ने प्रति स्तर 10 अंक कहा था। 20वें स्तर पर इसका मतलब था उसे 20 × 10 = 200 अंक मिले थे, जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार कहीं भी आवंटित कर सकता था। जहां तक 2000 कस्टम पॉइंट्स की बात है, गणित उतना ही सीधा था। एआई ने गणना के लिए आपका स्तर गुना 100 बताया था, इसलिए 20 × 100 = 2000 अंक। अतिरिक्त आंकड़े कौशल या वस्तुओं पर खर्च करने के लिए। आंकड़ों का अध्ययन करते ही माइकल का मूड थोड़ा बेहतर हो गया। हाँ, वह विकलांग था, लेकिन अपंग नहीं था, बल्कि उसकी स्थिति यहां मौजूद अधिकांश लोगों की तुलना में कहीं बेहतर थी। उसका मूल स्तर 40 था, आधा होकर 20 हो जाने पर भी वह अधिकांश जागृत व्यक्तियों से आगे था। प्रतीक्षा कक्ष में उसने जो पहले देखा था, उसके अनुसार अधिकांश लोग 20 से 30 स्तर के बीच थे। ब्राइट अकादमी का मार्शल आर्ट का शिष्य वास्तव में 31वें स्तर पर था, जिसका अर्थ है कि इस स्थान में उसका स्तर 15 या 16 तक कम हो जाएगा। बाकी लोगों की हालत तो और भी खराब होगी। जब तक कि ब्राइट गेट का समूह किसी तरह फेडरेशन में सबसे कमजोर न हो, एक ऐसी संभावना जिस पर माइकल को संदेह था, राष्ट्रीय औसत इससे अधिक नहीं हो सकता था। 30 से अधिक होना दुर्लभ था। उनकी उम्र में 35 साल से अधिक होना लगभग बहुत ही दुर्लभ था। इस हिसाब से माइकल का लेवल एडवांटेज भले ही आधा हो जाए, फिर भी उसे यहाँ के सबसे ताकतवर खिलाड़ियों में से एक बनाता है। और इस तरह के मुकाबले में बुनियादी क्षमताएं और आंकड़े ही जीत और हार के बीच का अंतर तय कर सकते हैं। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। उसके कंधों से तनाव धीरे धीरे कम हो रहा था। जब तक उसका मुकाबला किसी विलक्षण प्रतिभा वाले खिलाड़ी या किसी बेहद खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से न हो, तब तक सब ठीक रहेगा। माइकल की नजर धीरे धीरे कौशल सूची पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। इन तीनों में से 2 मंत्र उसे तुरंत परिचित लगे, स्लोकस और ब्लाइंडकस। ये वो मंत्र थे जिन पर उसने असलियत में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन पहला मंत्र समन एंडेड उसके अपने एंडेड समनिंग से थोड़ा अलग था। जिज्ञासा बढ़ने पर उसने मन ही मन एक शाप का चयन कर लिया। उसके सामने एक पारदर्शी चिन्ह प्रकट हुआ और कौशल ठीक उसी तरह सक्रिय हो गया जैसे किसी खेल में बटन दबाया जाता है, तत्काल स्थिर और उसकी सामान्य क्रिया प्रक्रिया से पूरी तरह अलग। वह न तो अपने स्वयं के मानव प्रवाह को इसमें शामिल कर सकता था और न ही इसकी तीव्रता को समायोजित कर सकता था। माइकल की भौहें तन गईं। वह मुझे सीमित महसूस हुआ, लेकिन तभी एक विचार मन में आया। अगर मैं इसे सामान्य तरीके से करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? सिस्टम इंटरफेस के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के माना हेरफेर ज्ञान का उपयोग करके। कुछ पल के लिए आंखें बंद करके उसने सामने दिख रहे स्किल प्रॉम्प्ट को नजरअंदाज किया और स्लोकस की जानी पहचानी संरचना को याद किया। इस आभासी वातावरण में भी उसके हाथ लगभग सहज रूप से कास्टिंग पैटर्न में चलने लगे। सिस्टम ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बजाय उसकी जादुई शक्ति अचानक जीवंत हो उठी, कच्ची और लचीली, बिल्कुल वास्तविकता की तरह। अभिशाप सफेद कमरे के एक खाली बिंदु पर स्थिर हो गया। धीमी गति से फैलती काली लहरें हवा को विकृत कर रही थी। माइकल थोड़ा अचंभित रह गया। स्लोकस का इस्तेमाल करने के बाद उसने तेजी से एक के बाद एक कई अन्य कौशलों का प्रयोग किया। 1.5 मिनट के संक्षिप्त समय में उसने निम्नलिखित का परीक्षण किया: भाला चलाना, एसिड शॉट, हड्डी का भाला, अंधा अभिशाप, हड्डी का कवच, एसिड बॉल, माना तीर, मृत्यु किरण, बुनियादी मार्शल आर्ट। इसके बाद बुल स्ट्रेंथ, आयरन स्किन, लिमिट बर्स्ट, स्पिरिट आइज, माना शील्ड, एसिड बम, बरसेर्क और घोस्ट ट्विन स्टेप्स। कुछ ऐसी क्षमताएं भी थी जिन पर उसने ध्यान नहीं दिया। उनमें से प्रमुख थी मरे हुए लोगों को बुलाना और उन्हें पुनर्जीवित करना। बाद वाला बिना शव के बेकार था और पहले वाला, खैर, माइकल ने पहले ही उस जगह का मुआयना कर लिया था जहां वह था।
हालांकि यह वास्तविक दुनिया के कुछ पहलुओं की नकल करता हुआ प्रतीत होता था, फिर भी ये केवल एक आभासी रचना ही थी। और सच कहें तो ऐसा नहीं था कि उसने अपनी हर क्षमता का पूरी तरह से परीक्षण किया हो। वह बस ये पुष्टि कर रहा था कि उसकी अपनी मंत्रोच्चारण विधियां और ज्ञान यहाँ कारगर साबित हो सकते हैं या नहीं, और अब तक तो वे कारगर साबित हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह बाधा पूरी तरह से बाधा नहीं थी। हाँ, यह अतिवादी था, खासकर जब इसकी तुलना उसकी वास्तविक स्थिति से की जाए, लेकिन अगर इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे कुछ वर्गों को फायदा भी हो सकता है। अंततः इस कमी ने प्रतिभागियों को उस स्तर पर वापस ला दिया जिसका अनुभव वे पहले ही कर चुके थे, और अतीत के विपरीत अब उनके पास अपनी क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण, कहीं अधिक परिष्कृत युद्ध कौशल और भरपूर अनुभव था। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि वे वास्तव में उस प्रारंभिक चरण की तुलना में अधिक मजबूत हो गए हों। माइकल ने चुपचाप इस पर विचार किया। हालांकि उनके पास बहुत सी चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि एक निश्चित उल्टी गिनती अभी भी चल रही थी। सबसे पहले उसने अपने स्टेट्स मेनू को खोला। उसने मन ही मन हिसाब लगाने के लिए एक नजर डाली। 200 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स के साथ उन्हें वितरित करने के अनगिनत तरीके थे, लेकिन केवल कुछ ही ऐसे तरीके थे जो इस विशेष चुनौती के लिए उसे सर्वोत्तम प्रतिफल दे सकते थे। यहाँ वास्तविक आंकड़े अभी भी मायने रखते थे, और हालांकि उनकी शारीरिक अक्षमता के कारण उन्हें पहले की तुलना में कम शक्ति प्राप्त थी, लेकिन अपनी इच्छा से अंक आवंटित करने की क्षमता एक ऐसा लाभ था जिसे अधिकांश प्रतिभागी गलत निर्णयों के कारण बर्बाद कर देते। उसके होठों पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। ये लगभग विडंबनापूर्ण था। इस तथाकथित समानता लाने वाले ने उससे वे चीजें छीन ली जो उसकी पहचान थी, और ऐसा करके उसे ठीक ठीक दिखाया कि उनके बिना वह कितना साधारण हो सकता है। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। और देखें, इस अवस्था में माइकल एक कुशल जादूगर नहीं था। वह ज्यादा से ज्यादा एक साधारण भाला चलाने वाला या एक ऐसा जादूगर था जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, ऐसा व्यक्ति जो अपना बचाव तो कर सकता था लेकिन किसी को प्रभावित नहीं कर सकता था। उस एहसास ने किसी भी बाधा से कहीं अधिक गहरा आघात पहुंचाया। ये केवल उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाए, बल्कि यह इस बात की स्पष्ट याद दिला दी कि उसे अभी कितनी लंबी राह तय करनी है। अगर वह एक सच्चे उप जादूगर की तरह काम कर पाता, जो अपनी प्रतिभा पर निर्भर हुए बिना लचीले ढंग से जादू का इस्तेमाल कर सकता है, तो यह परीक्षा उसके लिए कहीं कम नुकसानदायक होती। लेकिन वह अभी उस स्तर पर नहीं था। बेशक इसमें माइकल की कोई गलती नहीं थी, इस तथ्य के अलावा कि उसे अलौकिक दुनिया में कदम रखे हुए केवल 3 महीने ही हुए थे। और हाँ, हालांकि उसने अपनी प्रतिभा पर बहुत अधिक भरोसा किया था, तो यह कोई कमी कैसे हो सकती है। अगर उसने इसका इस्तेमाल न किया होता तो वह आज यहाँ खड़ा न होता। ऐसे अवसर का लाभ न उठाना घोर मूर्खता होती। फिर भी इस स्थिति ने उसकी आंखें खोल दी। माइकल द्वारा अपने 200 एट्रीब्यूट पॉइंट्स वितरित करने के बाद पैनल में बदलाव हुआ और वह अपडेट हो गया। नाम माइकल नॉर्मन। वर्क नेक्रोमैंसर। स्तर 20 पंजीकृत स्तर 40 का आधा। शक्ति 340। फुर्ती 320। संविधान 360। खुफिया जानकारी 380। शेष विशेषता अंक 0। कौशल मरे हुओं को बुलाना, धीमा अभिशाप, अंधा अभिशाप। कस्टम पॉइंट्स 2000। उसने संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया था, लेकिन मंत्रों की शक्ति के लिए बुद्धिमत्ता और जीवित रहने की क्षमता के लिए सहनशक्ति पर विशेष बल दिया था। उसकी हाथापाई की क्षमता को सम्मानजनक बनाए रखने के लिए शक्ति और चपलता पर्याप्त थी, इससे अधिक नहीं। माइकल की निगाहें अपडेटेड स्टैट पैनल से हटकर चमकती हुई कस्टम पॉइंट्स 2000 लाइन पर टिक गईं। एक क्लिक के साथ उसने आइटम सूची खोली और उसके सामने विकल्पों की कई पंक्तियां खुल गईं, जिनमें से प्रत्येक को बड़े करीने से वर्गीकृत किया गया था। हथियार, हड्डी से उत्कीर्ण भाला 500 अंक, हल्का भेदन क्षति को थोड़ा बढ़ाता है। रून शॉर्ट स्टाफ 600 अंक, मामूली बुद्धि वृद्धि, मंत्र नियंत्रण में सुधार। ब्लैक स्टील डैगर 400 अंक, उच्च चपलता स्केलिंग, क्रिटिकल स्ट्राइक पर बोनस। कवच, हल्का अस्थि कवच 700 अंक, बुनियादी शारीरिक रक्षा, अभिशापों के प्रति मामूली प्रतिरोध। पैडेड मेज रोब्स 500 अंक, कम शारीरिक सुरक्षा, मध्यम जादू प्रतिरोध। प्रबलित चमड़े की बनियान 600 अंक, संतुलित शारीरिक और जादुई रक्षा। उपभोग्य वस्तुएं, लेसर माना पोषण प्रत्येक 50 अंक, कम असर वाली उपचार औषधि प्रत्येक 50 अंक, विस्फोटक फ्लास्क प्रत्येक 100 अंक, छोटे क्षेत्र में आग से क्षति। उपयोगिता की वस्तुएं, सम्मना पाउच 300 अंक, अस्थायी कंकालनुमा सेवकों को धारण करता है, अधिकतम 3 उपयोग। चार्म ऑफ फोकस 800 अंक, कास्टिंग समय को 15% तक कम करता है। शिकारी का ताबीज 600 अंक, चपलता को थोड़ा बढ़ाता है, ट्रैकिंग कौशल में सुधार करता है। स्क्रॉल करते हुए माइकल ने तुरंत देखा कि वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा थी कि सब कुछ खरीदना नामुमकिन था। हथियारों और कवच से लैस पूरा सेट आसानी से उसके बजट का आधा हिस्सा खा सकता है, जिससे उपयोगी वस्तुओं या उपभोग्य सामग्रियों के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी। उसने अपनी उंगलियों से अपनी जांघ पर थपथपाया। उसकी उंगलियां खरीदारी की सूची पर टिकी हुई थीं, लेकिन उसका मन एक पल के लिए कहीं और भटक गया। इस प्रणाली के संचालन के तरीके में अभी भी एक निर्विवाद रूप से खेल जैसी गुणवत्ता थी। यह सब कुछ किसी आरपीजी इंटरफेस से सीधे लिया गया प्रतीत होता था। बेशक आभासी दुनिया को वास्तविक दुनिया से मेल खाने के लिए प्रभावशाली ढंग से कॉन्फ़िगर किया गया था। बनावट, गति का भार, यहां तक कि उसकी ऊर्जा का एहसास भी आश्चर्यजनक रूप से सटीक था, लेकिन संरचित संख्यात्मक सुविधा की यह परत उसे याद दिलाती थी कि यह अभी भी एक सिमुलेशन था। अनजाने में ही इस एहसास ने माइकल के तनाव को कम कर दिया। माइकल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर वे चाहते थे कि वह इसे एक खेल की तरह खेले, तो वह इसे बिल्कुल एक खेल की तरह ही खेलेगा, जिसमें हर संभव प्रयास शामिल होगा। उन्होंने तुरंत अपने विकल्प तय कर लिए।
अपने मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने हड्डी से तराशा हुआ भाला चुना। 500 पॉइंट्स में यह इतना सस्ता था कि अन्य खरीदारी के लिए पैसे बच गए, और यह उनके भाला चलाने की कला कौशल के साथ अच्छी तरह मेल खाता था। वह एक छड़ी चुन सकता था, लेकिन माइकल स्पष्ट रूप से आमने सामने की लड़ाई का आदी था। वह अब इसे ओले मैच के लिए नहीं छोड़ सकता था, हालांकि कई कारणों से आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाला जादूगर अजीब था। कवच के लिए उन्होंने 700 अंकों वाला लाइट बोन आर्मर चुना। बचे हुए 800 पॉइंट्स को बड़ी सावधानी से बांटा गया। 3 लेसर माना पोशन 150 पॉइंट्स, 3 लेसर हीलिंग पोशन 150 पॉइंट्स और आपातकालीन स्थिति के लिए 2 एक्सप्लोसिव फ्लास्क 200 पॉइंट्स। इससे ठीक 300 पॉइंट्स बचे, जिनका इस्तेमाल उसने समरन पाउच खरीदने में किया। यह एक जोखिम भरा कदम था। माइकल ने अपना ध्यान वापस उस सफेद मैदान पर केंद्रित किया। वह जगह इतनी वास्तविक लग रही थी, जिस तरह से उसका कवच उसके शरीर पर हिल रहा था, उसके हाथ में भाले का ठोस वजन, यहाँ तक कि कंधों पर पट्टियों का हल्का दबाव भी। उसे कहीं भी अपनी परछाई नहीं दिख रही थी, लेकिन सहज रूप से वह जानता था कि यह अवतार उसके असली शरीर से ज्यादा दूर नहीं था। हालांकि यह काफी कमजोर था। अपने बालों में हाथ फेरते समय उसने एक और अंतर देखा कि यहाँ बाल छोटे थे, एकदम सटाकर काटे गए थे, मानो सिस्टम ने उसकी शक्ल को गोल कर दिया हो। माइकल ने अपनी मुद्रा में थोड़ा बदलाव किया, जिससे नया उपकरण अपनी जगह पर ठीक से बैठ गया। हड्डी से तराशा हुआ भाला स्वाभाविक रूप से उसकी पकड़ में था। उसका शाफ्ट ठंडा और चिकना था, और उसकी पूरी लंबाई पर बनी हल्की नक्काशी उसकी ऊर्जा के स्पर्श से मंद रूप से चमक उठती थी। लाइट बोन आर्मर चुस्त दुरुस्त था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गतिशील भी था। हल्के हाथीदांत रंग की प्लेटें उसकी छाती और कंधों पर आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे जोड़ों में तेजी से हिलने डुलने के लिए पर्याप्त लचीलापन था। उसकी कमर पर 6 थैलियां दिखाई दी, 3 बाईं ओर, 3 दाईं ओर। उसने अपने अंगूठे से एक थैली खोली, जिसके अंदर पतली शीशियों में बंद लेसर माना पोशन थे। दूसरी थैली में हीलिंग पोशन थे। उसकी पीठ के निचले हिस्से पर बंधी हुई 2 विस्फोटक बोतलों का भारी वजन उसे महसूस हो रहा था। सम्मन की थैली उसकी छाती पर एक बेल्ट की तरह टिकी हुई थी, जो कंकाल की आकृतियों से सजे एक गहरे रंग की चमड़े की पेटी थी। माइकल ने अभी अभी अपने पॉइंट्स खर्च करना समाप्त ही किया था कि पैनल फिर से स्पंदित होने लगा और उसकी आंखों के सामने पाठ की पंक्तियां खुलने लगीं। द्वितीयक उपकरण मेनू। नोट: निम्नलिखित वस्तुएं निःशुल्क हैं। इन्हें न्यूनतम युद्ध तत्परता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया है। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी। मुफ्त सामान। स्क्रॉल करते ही उसे तुरंत समझ आ गया। सिस्टम किसी को भी कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं दे रहा था, ये केवल प्रतिभागियों को नंगे पैर और परीक्षण विषयों की तरह कपड़े पहने हुए चुनौती में प्रवेश करने की असहजता को रोक रहा था। विकल्प बुनियादी थे: अंदरूनी वस्त्र, जूते, दस्ताने, बेल्ट, लबादे। कुछ भी फैंसी नहीं, लेकिन आवश्यक। माइकल ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसके शरीर से चिपका हुआ सादा सफेद वस्त्र हिलकर एक मजबूत लड़ाकू अंतर वस्त्र में बदल गया। गहरे रंग का कपड़ा जो कवच के नीचे लचीलेपन और आराम के लिए बुना गया था। अब उसके पैर फिटिंग वाली मिलिट्री पैंट से ढके हुए थे, जो उस वर्दी से बिल्कुल अलग थी जिसे पहनकर वह पैदा हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने मजबूत काले बूट पहन लिए, जिनके मोटे तले थे और जो उसकी पिंडलियों से कसकर बंधे हुए थे। फर्क तुरंत महसूस हुआ। उसका संतुलन मजबूत हो गया, उसके कदम स्थिर हो गए। कम से कम अब उसे नंगे पैर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने फैशन के अलावा किसी और कारण से उंगलियों के बिना वाले दस्ताने पहन लिए। अंततः उसकी कमर के चारों ओर थैलियों से सजी एक बेल्ट प्रकट हुई। कार्यात्मक लूप और डिब्बों में उसकी उपभोग्य वस्तुएं बड़े करीने से रखी थीं, एक तरफ माना और उपचार औषधि और दूसरी तरफ विस्फोटक बोतलों के लिए पर्याप्त जगह बची थी। जब मेनू गायब हुआ, तब तक माइकल एक साधारण अवतार की बजाय एक पूरी तरह से सजे धजे व्यक्ति की तरह दिख रहा था। ये ग्लैमरस तो नहीं था, लेकिन इससे उसकी छवि पूरी हो गई। मन ही मन आदेश देते हुए माइकल ने आखिरी बार देखने के लिए पैनल को वापस ऊपर खींच लिया। तारांकन। नाम: माइकल नॉमन। वर्ग: नेक्रोमैंसर। स्तर 20। पंजीकृत स्तर 40 का आधा। शक्ति 340। फुर्ती 320। संविधान 360। खुफिया जानकारी 380। शेष विशेषता अंक 0। कौशल: मरे हुओं को बुलाना, धीमा अभिशाप, अंधा अभिशाप। कस्टम पॉइंट्स 0 खर्च किए गए। तारांकन। माइकल ने पैनल पर आखिरी बार नजर डाली। उसकी निगाहें संख्याओं की साफ सुथरी पंक्तियों पर टिकी हुई थीं। कौशल वाले अनुभाग ने एक बार फिर उसका ध्यान आकर्षित किया। 3 सरल प्रविष्टियां उसकी ओर देख रही थीं: मरे हुओं को बुलाना, धीमा अभिशाप, अंधा अभिशाप। अतिरिक्त कौशल हासिल करने के लिए वह अपने कस्टम पॉइंट्स का कुछ हिस्सा आसानी से खर्च कर सकता था। सूची में उसे नेक्रोमेंसर मंत्रों के साथ साथ कुछ सामान्य उद्देश्य मंत्र भी दिए गए थे, जिनसे उसका शस्त्रागार और भी विस्तृत हो सकता था। लेकिन माइकल ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इसका कोई ठोस कारण नहीं था। पहली बात तो यह थी कि उसकी मौजूदा जादुई शक्ति ही काफी थी। आभासी संरचना ने पुष्टि कर दी थी कि वह केवल कठोर प्रणाली के निर्देशों के आधार पर ही नहीं, बल्कि अपने स्वयं के ज्ञान का उपयोग करके भी जादू कर सकता है। इसका मतलब यह था कि वह वास्तव में इन 3 डिफॉल्ट विकल्पों तक ही सीमित नहीं था। उसके पास मेनू में सुझाए गए विकल्पों से कहीं अधिक विकल्प थे: अम्लीय मंत्र, अस्थिर तकनीकें, अभिशाप। किसी कमजोर चीज को दोबारा सीखने के लिए अंक खर्च करना, या किसी ऐसे सिस्टम कास्ट स्पेल पर निर्भर रहने का जोखिम उठाना जिस पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होता, व्यर्थ होता। यहां तक कि जादूगरों के लिए विशेष कौशल भी उसे आकर्षित नहीं कर पाए। जब तक उसके पास खुद के मरे हुए लोग न हो, तब तक और अधिक जादूगरी मंत्र खरीदना खोखले आवरण को सजाने जैसा था। बेशक ये कौशल का मामला था। सिर्फ इसलिए कि माइकल एक शक्तिशाली जादूगर था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक अच्छा जादूगर था। लेकिन जादू की दुनिया में सबसे अधिक शक्ति सही की होती थी। माइकल ने उन चीजों पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया जो मायने रखती थीं। पैनल एक बार फिर स्पंदित हुआ और इंटरफेस पर एक नई पंक्ति स्क्रॉल होने लगी।
कॉन्फ़िगरेशन पूर्ण, स्थानांतरण की तैयारी। माइकल की निगाहें उन चमकते शब्दों पर ठहर गईं। उसने अपनी मुद्रा सीधी की, भाला बगल में झुकाया और एक गहरी सांस छोड़ी। कोने में चल रही उल्टी गिनती की घड़ी का आकार अचानक बड़ा हो गया। रात के 12:05। कमरा अंधेरा हो गया, सफेद विस्तार धीरे धीरे छाया में विलीन हो गया। रात के 12:04। रात के 12:03। माइकल की भाले पर पकड़ और मजबूत हो गई। रात के 12:02। चुनौती शुरू हो रही है, कृपया प्रतीक्षा करें। रात के 12:01। माइकल की आकृति प्रकाश के कणों में विलीन हो गई और फिर वह चला गया था। माइकल के जूते धीमी सी आवाज के साथ ठोस जमीन पर गिरे। उसने खुद को एक विशाल जंगल के बीच में खड़ा पाया। चारों ओर विशालकाय वृक्ष दिखाई दे रहे थे, उनके तने मोटे और छाल खुरदरी थी, शाखाएं फीके आकाश को छू रही थीं। जमीन पर एक हल्की धुंध छाई हुई थी, जो जड़ों और झाड़ियों के बीच एक जीवित चीज की तरह लुढ़क रही थी। पहली नजर में तो ऐसा नहीं लगा कि धुंध दृष्टि को बाधित कर रही हो। माइकल को दर्जनों मीटर तक फैले पेड़ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब उसने अपनी इंद्रियों का विस्तार किया तो सब कुछ धुंधला सा लगने लगा, मानो धुंध ने हाथ की पहुंच से परे सब कुछ निगल लिया हो। उसके सामने अचानक एक पारदर्शी पैनल प्रकट हो गया। चुनौती का उद्देश्य 100 अंक प्राप्त करें। अन्य प्रतियोगियों को बाहर करके अंक अर्जित किए जाते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी के बाहर होने पर 1 अंक मिलेगा। इस क्षेत्र में वर्तमान में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 10,000। वर्तमान सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 5,000। वास्तविक समय में अपडेट हो रहा है। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने सक्रिय संख्या को लगातार नीचे की ओर टिक टिक करते देखा। 4,997, 4,994, 4,992, एक निर्दयी घड़ी की तरह। इस विशाल क्षेत्र के अन्य हिस्सों में पहले से ही युद्ध चल रहे थे। ये भी बढ़ रहा था, जिससे एक अजीब सा संतुलन पैदा हो रहा था। हड्डी पर उकेरे गए भाले पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई।